we have a panel discussion on turmeric. For that, I would like to invite Mr. Ajay Kedia, who will be moderating the panel discussion, Mr. Rakesh Dheer, AGM Procurement, Dharampal Satyapal Foods Limited, Cat Spices, Mr. Amit Khare, AVP Research, GCL Broking, Mr. Govind Bagul, GM Purchase, Empire Spices and Foods Limited, Ram Bandhu Spices, and Mr. Manoj Jain from Prithvi Finmart Private Limited, Mr. Bhaskar Gaur from MTR Spices and Eastern Spices. तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एनएनएस को कि कल से आज तक हमने देखा कि जिस ढंग से मसाले में या एग्री में बहुत नई चीज़ें होती है और ऐसे सेमिनार का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है लर्निंग नॉलेज, बिकॉज हम हमारे काम में डेफिनेटली अच्छा करते रहते हैं बट कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो काफ़ी चीज़ सीखने भी मिलती है। तो मुझे आज का जो पहला पैनल है वो है हल्दी पे। हल्दी की अगर हम बात करें तो शादियों में तो हल्दी लगती है और आजकल तो सीजन ही बन चुका है कि कोई भी चीज़ों को कैसे बड़ा करके दिखाया जाए। तो आज करीबन CAIT की पिछले साल की रिपोर्ट है जहाँ पे बताया जाता है करीबन 56 लाख शादियाँ, और मैंने कल के एक प्रेजेंटेशन में बताया भी था $25 बिलियन का रेवेन्यू था 25 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू था 2014 में, जो अब 130 पहुंच चुका है। अब ये दिखाता है कि कोई भी कमोडिटी का महत्व क्यों है। और आज इस पैनल से मैं कोशिश करूंगा कि आउटकम क्या निकल कर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्रॉप क्या है या मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, डिमांड कैसी है। और मेरे साथ अच्छे एक्सपीरियंस्ड इस लाइन में हम बोल सकते हैं कि मेंबर्स बने हुए हैं और साथ में मेरे कलीग अमित एंड मनोज जी भी है जो पूरी कोशिश करेंगे कहाँ पे दाव लगाना है और कितना लगाना है वो हमें आएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ। हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 2 साल पहले जब हल्दी 6,500 का भाव था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये 6,500 वाली कमोडिटी 20,000 हो सकती है। एक साइकिल होती है कोई भी कमोडिटी की, इसमें हमें समझना पड़ता है कि डिमांड और सप्लाई तो कॉमन है बट इसके अलावा भी जो कल मैंने आपको बताया था कि अब फाइनेंशियल मार्केट का जो पैसा है वो कमोडिटी की तरफ आ रहा है। तो इसकी वजह से कोई भी कमोडिटी में जो मूवमेंट होगा वो हाइपर मूवमेंट होने वाला है। अब उस चीज़ को अगर हम S&D के साथ मिला ले तो एटलीस्ट हम सही जगह रहेंगे। तो प्राइस मूवमेंट में अगर हम देखते तो पिछले 1 साल से 18% की तेजी और रिसेंटली हमने देखा भाव 19,000 का लेवल दिखाने के बाद अब थोड़ी सस्ती होते हुए दिखाई दे रही है। कारण हम जानते हैं टाइट सप्लाई। अभी भरत भाई से भी मेरा बात चल रहा था और काफ़ी जनों से कल और हम बोल सकते हैं डिस्कशंस हो रहे थे। तो कल हार्दिक भाई से भी बात हो रही थी, तब हमने देखा हल्दी के अंदर एक है कैरी ओवर स्टॉक को लेकर बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है कि 3 साल से हम देख रहे हैं। पहले 56 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन, फिर उसके बाद 75 लाख बोरी। इस बार माना जा रहा है कि 90-95, कुछ लोगों का मानना है कि 1 करोड़ के ऊपर है, यील्ड कम है, एरिया बड़ा है। तो आज इस मंच से मैं कोशिश करूंगा कि हम थोड़ा सा शॉर्ट में रखें कि बैलेंस शीट क्या दिखाई दे रही है। सेकंड है लो स्टॉक टू यूज रेशियो। जनरली हम देखते हैं हमारी जो खपत आती है वो 70-30 के आकलन में रहती है, करीबन 70 से 75 लाख बोरी के आसपास। मैं एक रफ बता रहा हूँ, 70 से 75 के आसपास की हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है और 30 के 35 के बीच में हमारे एक्सपोर्ट है। अगर 70-30 पकड़े तो 100 मतलब 1 करोड़ 10 के आसपास की खपत है। बट इसके मुकाबले हमारे पास सप्लाई कितनी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक टू यूज रेशियो। और जैसे आप इक्विटी के अंदर बैलेंस शीट देखते हो वैसे ही हम बैलेंस शीट के अंदर खाली ये देखते हैं कि कौन सी कमोडिटी है जिसका स्टॉक टू यूज रेशियो कंसिस्टेंटली ड्रॉप है। और जैसे ही पता चल जाता है यार ये कमोडिटी में स्टॉक टू यूज रेशियो बहुत ही क्रिटिकल है, वो बन जाती है उस साल की सबसे बड़ी कमोडिटी। प्रोडक्शन यील्ड को लेकर चिंताएं कंटिन्यू बनी है। फेस्टिवल सीजन कल्टीवेशन में लेकर हमने देखा एरिया तो 30-40% तक के भी आ रहे थे, बट अब
मॉनसून का जो रिवाइवल हुआ या हमने डिले देखा, उसका हल्दी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और बात खाली ये साल की हल्दी की नहीं है, बात हो रही है अगले साल की भी, क्योंकि इस बार मॉनसून क्या होने वाला है, क्या हमारा समर एक्सटेंड होने वाला है और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉलेटिलिटी, क्योंकि आज चाहे इक्विटी हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, हर जगह पे हम देख रहे हैं जो वॉलेटिलिटी है ये इम्पैक्ट देते हुए दिखाई दे रही है। कुछ बैलेंस शीट के पार्ट है, अराइवल्स है। अराइवल्स में हमने देखा कि पिछली बार अच्छे स्पाइक्स आए थे, उसके बाद धीरे धीरे अराइवल्स का में ये दिखाता है कि हमारे पास क्रॉप कितनी है। एक्सपोर्ट के नंबर्स अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली 3 बार दिख रहे हैं आपको, ब्लू, ऑरेंज एंड ब्लैक, और एक एवरेज 5 साल का। तो एवरेज हमारे एक्सपोर्ट सुधरे हैं। रुपए की रिकॉर्ड गिरावट की बात कर लीजिए, या ग्लोबल मार्केट में वैसे भी सप्लाई तो करने वाले हम लोग ही है। तो जिस ढंग से रुपए की गिरावट और गवर्नमेंट एफटीए पे एफटीए साइन किए जा रही है, अब तो यूएस और इंडिया के बीच में भी ऑलमोस्ट हमने देख रहे हैं कि ट्रेड डील हुई है, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली एक्सपोर्ट पे पड़ रहा है। सीजनलिटी तो बताती है कि थोड़ी बहुत गिरावट आती है, बट पिछले 5 साल का जो एवरेज कर्व है वो भी तेज बता रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए कल ऐसा ही कुछ चार्ट अमित ने भी बताया था, तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है हल्दी में। लेकिन आज एज ए मॉडरेटर मैं आपको बताऊं, इससे बेटर है कि इस पैनल से हम लेके आएंगे कि क्या इस बार के भाव हो सकते हैं और क्या फंडामेंटल है। तो मैं एक बार ये पैनल स्टार्ट करता हूं और फिर हम वापस आते हैं कि क्या आउटकम रहेगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल राकेश जी से ही है। राकेश जी, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री में रहा है, और ख़ास करके जब हल्दी की हम बात करते हैं तो हल्दी एक ऐसी चीज़ है, एक कहावत भी होती है कि हल्दी और नमक जीवन में बहुत महत्व रखता है। चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर नमक तो घुल मिल जाता है, लेकिन हल्दी अपना रंग दिखाती है। तो बहुत बार होता है, मेरे स्टाफ है, अब मेरे स्टाफ हल्दी की तरह काम करते हैं और कुछ स्टाफ है वो नमक की तरह करते हैं। मतलब नमक की तरह मिलना मतलब खाने में ऐसा मिल जाएगा, नमक स्वाद दे देगा, उसके बिना स्वाद भी नहीं। लेकिन हल्दी एक ऐसी है कि स्वाद दे नहीं दे, लेकिन रंग ऐसा दिखाती है कि जैसे आलू की सब्जी में मेरे बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। तो इस बार ऐसा ही हो रहा है मसाले में कि हल्दी की जो रंगत है, हम देख रहे हैं पिछले साल जब यही पीरियड में हमने स्टार्ट किया था तो 11,500 का भाव था। प्रोडक्शन इस बार ऐसा आएगा कि भाव 5,000, 6,000, 7,000 हो जाएगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर हम देखते हैं भाव 16 तक जाते हैं। हाँ, क्रेडिट एक पॉइंट मेरे को आपसे समझना है। एक तो क्रेडिट लाइन के मार्केट में जो क्रेडिट लाइन डिस्टर्ब है उसका क्या इम्पैक्ट है। दूसरा मुझे समझना है डिमांड को लेकर, क्योंकि कल के प्रेजेंटेशन में मेरी जो फोकस है वो नई डिमांड जो फूड इनोवेशन करके निकल कर आया है उस पर आपका क्या व्यू है। और तीसरा, आप अपने हिसाब से ऐसे कौन से 2 फैक्टर देख रहे हैं जो हल्दी के लिए 2026 क्रिटिकल रहेगा। गुड आफ्टरनून ऑल, थैंक यू अजय जी फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें पहले इनसे आंसर देने से पहले कुछ मतलब बैकग्राउंड बताता हूँ कि एग्जैक्टली इस साल टर्मरिक का सिनारियो क्या है, सोइंग क्या है, हार्वेस्टिंग कैसे रहेगा। तो ओवरऑल जो एस्टिमेशन है 35 to 40% एक सोइंग का इंक्रीज था, मगर जैसे अनइवन रेनफॉल हुआ बहुत जगह पर तो थोड़ा सा यील्ड में इम्पैक्ट पड़ा है, दैट विल बी टेकन केयर इन द फ्यूचर। तो यील्ड में एक इम्पैक्ट है, ओवरऑल सोइंग अच्छा है। सबसे बड़ी कंसर्न फैक्टर जो है अपना कैरी ओवर स्टॉक। जैसे हम लोग कहते हैं आज ए प्रोक्योरमेंट पर्सन, हम लोग कैरी ओवर स्टॉक को 2 हिस्से से बांटते हैं। एक हो गया कंजप्शन सेंटर क्या कैरी ओवर चल रहा है, देन प्रोडक्शन सेंटर में क्या कैरी ओवर स्टॉक चल रहा है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट चल रहा है, एस्टिमेशन है रफली 20 to 25 लाख का, 22 लाख का एक कैरी ओवर स्टॉक है। हाँ, रिगार्डिंग द प्रोडक्शन फैक्टर वो डिबेटेबल टॉपिक है, कोई 1 करोड़ बोल रहे हैं, कोई 90 लाख बोल रहे हैं। तो ओवरऑल एस्टिमेशन है कि आसपास 1 करोड़ आसपास आना चाहिए। जो डिमांड और सप्लाई की आप बात कर रहे हैं, डिमांड इस बार अप टू टिल फेब एंड मार्च तक थोड़ा सा डिमांड में कमी है, बिकॉज मैक्सिमम कंपनीज को पता था कि एक नवंबर दिसंबर में एक वेंट क्रिएट होगा डिमांड एंड सप्लाई के गैप में। तो इसलिए मैक्सिमम कंपनीज जो है फेब मार्च अप्रैल तक अपने स्टॉक कवर करके बैठे हैं। और ओवरऑल जो फील हो रहा है, मैक्सिमम कंपनीज का डिमांड जो है मार्च अप्रैल के बाद स्टार्ट होना मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम से हमें देखना पड़ेगा कि हार्वेस्टिंग कैसे है, सब चीज़ें, क्योंकि क्रॉप जैसे चिल्ली में भी इस बार 1 महीने का डिले, सिमिलरली अपना टर्मरिक का भी एक तरह से 1 महीने का आसपास क्रॉप हार्वेस्टिंग का डिले। रिगार्डिंग द प्राइस फैक्टर एंड डिमांड, मेजरली जो टैरिफ हुआ है यूएस में वो इम्पैक्ट पड़ा है। और सेकंड आई थिंक कि जो बांग्लादेश डिस्टर्ब हुआ है, देन ईरान जो डिस्टर्ब हुआ है, वो इंपोर्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक
मतलब अनस्टेबिलिटी हो चुका है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। ऐसा नहीं कि मैं बांग्लादेश को माल भेज दिया, कहीं माल भेज दिया, मेरा पैसा ना फंस जाए। तो वहीं पर लोग जो ट्रेडर्स होते हैं थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन लेके अपना सेल्स रख रहे हैं। जो आप जो बता पूछे कि प्राइस फैक्टर ओबियसली एक्सपेक्टेड है कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा डाउन रहेगा, मगर आज के डेट जैसे मैं कल भी बताया था चिली में कि आजकल डेट में क्या हो गया है कि फंडामेंटल तो ठीक एक जगह पर है, मगर मार्केट कम्प्लीटली सेंटीमेंट बेस्ड मार्केट हो चुका है। जैसे रिसेंटली अभी एक NCDs में अच्छा खासा तेज़ी दिखा था, तो मार्केट सब 200, कोई 250, कोई 300 रेंज तक चले गए थे। देन सडनली एक मार्केट में करेक्शन आया। करेक्शन ऐसे हुआ कि आज के डेट में 150-60 में भी लोग माल लेने के लिए भी रेडी नहीं है। उस टाइम में तो 200 में भी रेडी, मतलब माल मतलब परचेज करने के लिए रेडी होते थे। तो अनदर थिंग सेंटीमेंट क्या चल रहा है, NCDs का भाव क्या रहेगा, सेंटीमेंट क्या रहेगा। जो आप पूछे थे 2 फैक्टर, जो सबसे बड़ी चीज़ फैक्टर रहेगा कि इस बार यील्ड क्या आ रही है मार्केट में, मतलब इस बार प्रोडक्शन में क्या यील्ड फैक्टर रहेगा। सेकेंड है कि अपना डिमांड, क्योंकि इस भाव में मोस्टली ऑल ओरिजिन कंपनीज लोग एंट्री नहीं करते बिकॉज उनको ये भाव में पड़ता नहीं पड़ती है। तो ये 2 फैक्टर देखना पड़ेगा, ऑल ओरिजिन का कैसा डिमांड रहेगा, देन एक्सपोर्ट का कैसा डिमांड रहेगा, देन इट टू डिटरमाइन द फाइनल आउटलुक ऑफ द प्राइस। लेकिन जैसे अभी आपने एक कैरी ओवर स्टॉक देखा, तो मैंने काफ़ी जन से सुना, कुछ बोलते हैं कि पिछले साल 56 लाख बोरी का प्रोडक्शन था, फिर 75 हुआ, और इस बार चलो 1 करोड़ भी पकड़ के चलते हैं। तो डोंट यू फील कि जो 3 साल से हम लोग कंटिन्यू प्रोडक्शन में हमने 50% तक का भी फॉल देखा, yes, तो उन सबको अगर कैलकुलेट करते हैं, डू यू रियली फील के नहीं, एक बार तो है, मतलब टर्मरिक इस बार अपना रंग दिखा सकती है बिकॉज ऑफ द कैरी ओवर स्टॉक। हर साल क्या होता है, कैरी ओवर स्टॉक अपने डिमांड और सप्लाई प्रेशर को कंट्रोल करता है। इस साल जो कैरी ओवर स्टॉक है ऑलमोस्ट एक नेग्लिजिबल पोजीशन में पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ होता है कि कोई भी कमोडिटी में आप प्रोडक्शन एस्टिमेट कर लेते हैं कि 1 करोड़ बैग होगा, 10 लाख बैग होगा, 90 लाख बैग होगा, ये चिल्ली में 20 लाख टन का प्रोडक्शन रहेगा। मगर जो कंजप्शन फैक्टर होता है वो ऑलवेज डिबेटेबल रहता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है, जैसे हल्दी में मेजरली डेड स्टॉक होता है। जैसे हर साल 10 लाख के आसपास बोरी डेड स्टॉक रहता है, जो किसी ने कैलकुलेट नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैं 10 बोरी खरीद लिया, हो सकता है 5 बोरी मैंने यूज़ किया, वो बाकी 5 बोरी में रख दिया आपने 2 साल 5 साल के लिए। तो डेड स्टॉक भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा टू इवेलुएट द प्राइस मूवमेंट को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स है उसके अंदर कैरी ओवर स्टॉक सबसे इम्पॉर्टेंट, तो इनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट के अंदर, और लास्ट 3 असाइनमेंट में अगर हम देखें तो डेफिनेटली उसका उपयोग मुझे लगता है करने जैसा है, क्योंकि कॉर्पोरेट का जो माइंडसेट है वो टोटली हम लोग एज ए फिजिकल ट्रेडर से अगर हम बात करें तो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि एक कैलकुलेटेड मूव होता है। तो बात करें, मुझे आपसे 3 ऐसा पॉइंट है जिस पर मैं क्लियरिटी चाहूँगा। एक, कि जिस ढंग से इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो एक बीइंग इन टच आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। तो इस बार आप 2000 अगर हम 26-27 के प्रोजेक्शन की बात करें तो वो किस तरह से आप लोग मूव करते हैं, क्योंकि आई थिंक के लास्ट 4-5 साल में एक मैंने जो पर्सनली देखा है वो 2 चीज़ देखी है। एक तो फूड इनोवेशंस, कोविड के बाद फूड इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आज जब भी आप कोई भी इंस्टाग्राम के रील देखोगे तो मैंने तो एक देखा कि लोग फैंटा में भी मैगी बना के खाने लग गए हैं। तो मतलब कुछ भी फूड इनोवेशंस हो रहे, कुछ भी मतलब एक्सेप्टेबल्स है मार्केट के अंदर। और सतीश जी ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें भी यही चीज़ देखी गई कि आज पहले हमें एक बावर्ची या शेफ़ की बात रिक्वायरमेंट होती थी, बट आज फूड इनोवेशन इतना टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो चुका है कि घर में अगर कुछ बनाने आए नहीं आए, लेकिन मैं अगर रेडीमेड पैक लेकर आता हूँ, ओपन करके खाली मैं डालता हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो एक कॉर्पोरेट, बीइंग अ कॉर्पोरेट साइड, आप जो गिवन डिमांड सिनेरियो है इसको कैसे देख रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा, अगेन कि करंट सिचुएशन हल्दी का आपके हिसाब से डिमांड तो ठीक है हम लोग कर ही लेंगे, बट सप्लाई जो 3 साल का अगर हम पूरा कैरी ऑन लेके चलते हैं उसका क्या सिनेरियो है, एंड आपके हिसाब से 2 पॉइंट ऐसे कौन से होंगे जो आप देखेंगे इस बार हल्दी के लिए। प्राइस के लिए हम डेफिनेटली सेकंड राउंड में आएंगे, बट ये 3 चीज़ मुझे आपसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले। जी, थैंक यू, thanks a lot for your question. I mean, few points Rakesh has been added there, but just to add that, मतलब जैसे कि डिमांड के साइड आप पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है। इनफैक्ट सेम थिंग वाज रनिंग इन माय माइंड कि डिमांड के बारे में कुछ बात करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वी आर टॉकिंग लॉट ऑन। मैं थोड़ा सा माइंड रीड कर लेता हूँ तो मैं वही देखता था। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड की तरफ से होना चाहिए,
क्योंकि 2-3 एस्पेक्ट्स है यहाँ पे ये जो चेंज हो रहे हैं इंडस्ट्री में। एक तो काफ़ी वैल्यूडेशन बढ़ने लगा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ब्रांडेड सेगमेंट्स आल्सो स्टार्टेड। नॉट ओनली अभी तक क्या है कि प्योर स्पाइसेस ही बिकने लगा है, बट देयर लॉट ऑफ अदर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग इनटू द मार्केट, स्पेशली व्हेन वी सी द टर्मरिक लैटे है जो भी हो, देयर आर मेनी आइटम्स विच आर कमिंग इनटू द मार्केट। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ इसका बारे में, व्हेन वी सी दैट इवन दो जैसे कि हमने टर्मरिक का लास्ट ईयर जो हाईएस्ट प्राइसेस भी देखा है, तब भी हमने क्लोज टू 10% ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स देखा है। इनफैक्ट इवन दैट एक्सपोर्ट्स इज ऑल्सो नॉट ए बिग एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ जियो पोलिटिकल इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ हायर प्राइजेस, इवन पीपल आर कीपिंग लो पाइपलाइन इन द ग्लोबल सिनेरियो विच आई एम टॉकिंग। सेम थिंग यहाँ पे जो डोमेस्टिक मार्केट में भी टाइट पाइपलाइन चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द ग्लोब दिस अ टाइट पाइपलाइन, सो दैट्स अ वन पिक्चर विच यू हैव टू कीप इन अ माइंड। एंड दिस अ वन बिग सिनेरियो ये जो विच मतलब पिछले साल से काफ़ी चेंज होते आ रहे हैं ओलियोरिजिन को लेके। स्पेशली क्या हुआ कि दिस अ लॉट ऑफ इश्यूज हैज बीन हैपनिंग एंड सिंथेटिक कर्क्यूमिन को लेके। लास्ट ईयर काफ़ी सिंथेटिक कर्क्यूमिन एंटर इनटू द मार्केट, स्पेशली यूएस एंड यूरोप मार्केट, एंड काफ़ी कंपनीज़ को बैन भी कर चुके हैं। एक्चुअली ये न्यूज़ बीच में आया था, फिर वो साइलेंट हो गया, एंड वहाँ से नेचुरल कर्क्यूमिन का काफ़ी डिमांड बढ़ने लगा अभी। सो दैट इज़ वेयर एक्सट्रैक्शन कंपनीज आर रेडी टू जंप इन एंड बाई एनी टाइम। लास्ट ईयर भी बाइंग कर चुके हैं, एंड अभी भी दिस अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर दैट, एंड उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है अभी। सो मैं इस पे एक थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही सेंसिटिव है, बिकॉज जो इन्होंने सिंथेटिक की बात की है, फ्रेंकली कार्डमम में भी सिंथेटिक कार्डमम मार्केट में है जो फ्लेवरिंग के लिए बहुत यूज़ हो रहा है। मिंट ऐसी कगार पे है कि अगले 5 साल पे अगर इस पे काम नहीं हुआ, पुदीना जो हम लोग आज देख रहे हैं, तो मेंथॉल आज की डेट में सिंथेटिक मेंथा का जो दबदबा है, आप ये देखिए इंडिया में मेंथा करीबन 65,000 के आसपास का क्रॉप हुआ करता था जो 20 के नीचे चले गई है। तो ये सिंथेटिक जो आप कर्क्यूमिन की बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा मार्केट है पहला, और दूसरा अगर मैं उसको डेफिनेटली गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है कि जो माल न्यूट्रिशन आ रहे हैं उनको हम रोकें, तो उसका डिमांड नेचुरल से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल कैलकुलेशन हमारे समझने के लिए कि सपोज 1 किलो अगर हल्दी है तो उसमें हम लोग कैसे प्रोसेस होता है, क्योंकि ये एक आइडिया देगा कि कितना डिमांड इसमें है और कहाँ यूज़ हो रही है ये। टिपिकली एक्सट्रैक्शन कंपनी मतलब जो भी एक्सट्रैक्शन होता है इसमें कर्क्यूमिन का फॉर एवरी 100 kg क्लोज टू 4 to 8 kgs ऑफ कर्क्यूमिन कम्स, बस इतना ही है। बाकी सारे तो स्पेंड में चले जाते हैं। अनदर इश्यू ऑफ स्पेंड अभी ठीक है, ओके। तो अभी कर्क्यूमिन जो भी है वो 4 to 8% ऑफ नेट एक्सट्रैक्शन मतलब हो जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाते, बाकी तो स्पेंड में चले जाते हैं। तो अनदर सेंसिटिव इशू स्पेंड है वो छोड़ दीजिए, साइड पे रखेंगे क्योंकि वो मिलावट हो रहे हैं। स्पेंट वापस यूज़ नहीं होता है अभी वो अडल्ट्रेशन इशू भी है, उसको कंट्रोल करेंगे। ये ठीक है अभी फाइन सुनाई दे रहे, दिस ऑडिबल, ओके राइट। सो तो कर्क्यूमिन का डिमांड काफ़ी अच्छा रहेंगे क्योंकि सिंथेटिक कर्क्यूमिन जो भी स्पेशली अदर कंट्रीज कर रहे थे, इंडिया वाज नॉट इनटू पार्ट ऑफ दैट। तो लास्ट ईयर कुछ इंपोर्ट्स भी किया था इंडिया ने, तो मिक्स एंड मैच करने के लिए कोशिश किया था, बट काफ़ी रिजेक्शंस हो गया। इसको लेके काफ़ी नुकसान भी होता है बहुत सारे कंपनीज को लेके। जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट में अभी अभी भी पेंडिंग ऑर्डर्स है, दे हैव टू फुलफिल इवन लास्ट ईयर ऑर्डर्स। सो फॉरगेट अबाउट लास्ट ईयर, आई एम टेलिंग करंट ईयर का भी काफ़ी बड़ा डिमांड है उसको लेके। सो अभी तक एज सच अगर टर्मरिक रॉ मटेरियल में देखा जाए तो दिस नो अदर कॉम्पिटिशन कंट्री इन कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्शन फॉर इंडिया। थोड़ा कुछ इंडोनेशिया कर रहे थे, बट इंडोनेशिया इज नॉट एबल टू स्केल अप द क्रॉप, तो उनका भी काफ़ी कम वॉल्यूम है। मतलब देखा जाए तो हार्डली 20,000 to 40,000 टन्स का क्रॉप है, काफ़ी बड़ा नहीं है। इवन दैट गोज़ फॉर मैक्सिमम 80% गोज़ फॉर देयर ओन कंजप्शन। तो इंडिया में इस साल मतलब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि एक्सट्रैक्शन का डिमांड मिनिमम साइड एटलीस्ट 80,000 to 1 lakh to 40,000 टन्स ऑफ एक्स्ट्रा डिमांड आना चाहिए इसमें। सो दैट इज़ अ मिनिमम कैलकुलेशन साइड है। नाउ रेस्ट वी हैव टू सी, मतलब बाकी साल कैसे जाएंगे उस पर देखेंगे।
एंड ओवरऑल जो मैंने 3 साल का प्रोडक्शंस और उसके हिसाब से आपका क्या व्यू है इस बार? या ओवरऑल अगर सप्लाई सिनेरियो को देखा जाए तो लास्ट 2 years कंटिन्यूसली वी सीन दैट देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, स्पेशली बिकॉज ऑफ मतलब जैसे प्राइस काफ़ी बढ़ चुके थे 2 साल पहले के बाद, बट पाइपलाइन जिस हिसाब से एम्प्टी होते आ रहे हैं, क्योंकि टर्मरिक में स्पेशली द बिग लार्ज इम्पैक्ट वाज ऑलवेज ऑन ए कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, क्योंकि जो 10 साल पहले जो काफ़ी बड़ा क्रॉप हो चुका था, बट लास्ट 4-5 years कंटिन्यूसली सप्लाईज आर कमिंग डाउन। तो लास्ट 2 साल थोड़ा कुछ सप्लाई दे दिया था, बट कैरी फॉरवर्ड काफ़ी कम हो गया है, तो नेट सप्लाई अवेलेबिलिटी टू द डिमांड इज क्लोजली मैचिंग। इसका मतलब है कि हैंड टू माउथ सिचुएशन पहुंच गए हम। सो इस साल भी इवन दो वी आर सेइंग दैट कि वी आर टॉकिंग 35% इंक्रीज इन नेट सोइंग, उसके बाद 10% माइनस कर रहे कि इवन दो ड्रॉप इन यील्ड एटसेट्रा, तो 20-25% का एक्स्ट्रा पकड़ रहे। बट द अनदर सिनेरियो विच वी हैव टू सी, इवन दो सच ए बिग ड्रॉप इन कैरी फॉरवर्ड 20-25% एक्स्ट्रा वो सफाइज कर पाएंगे साल भर का, क्योंकि टर्मरिक समथिंग ऐसे ही कि वो जो दूसरा क्रॉप जैसे बीच में नहीं आ सकता और इंपोर्ट भी नहीं कर सकते इसको, तो इसको हमको एक बार सोइंग हो जाता है तो मई जून पीरियड में वी हैव टू वेट फॉर फुल ईयर, तो मतलब अगले मार्च तक वेट करना पड़ता। सो पाइपलाइन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइट रह सकते हैं साल भर के लिए। सो प्राइजेस डाउन ट्रेंड ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इसमें, बट डिमांड आपके हिसाब से कैरी ओवर स्टॉक एज ऑफ नाउ और क्रॉप एस्टिमेट आपके हिसाब से क्या लग रहा है अभी? कैरी ओवर मोटा मोटा 15 से 16 लाख बोरी का पकड़ रहे, और क्रॉप को लेके अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का क्रॉप पकड़ सकते या 1.05 मोटा मोटा, तो दैट इज़ अ नंबर ओवरऑल कमिंग आउट टू बी। रेस्ट वी हैव टू सी, जब यील्ड आएंगे तो अप्रैल और मई में हमको मराठवाड़ा क्रॉप जब आएंगे तब पता चल जाएगी एग्जैक्टली क्या हो सकता है उसमें। और 2 ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप ये साल के लिए हल्दी में आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेंगे? मेन चीज़ ये है कि अभी तक जो भी है सप्लाई साइड हमको थोड़ा पिक्चर क्लैरिटी आ रहा है, बट द मोस्ट फियरिंग फैक्टर ये जो है आगे की मानसून कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बार जो विंटर्स है हमने एक्सट्रीम विंटर्स देख चुका है। इन केस इवन IMD प्रेडिक्शन इज ऑल्सो सेइंग दैट कि देयर विल बी एक्सटेंडेड समर्स। अगर एक्सटेंडेड समर्स इज द सिनेरियो रियली हैपेंस, दिस इज़ क्वाइट सीरियस सिचुएशन फॉर द टर्मरिक, क्योंकि बाकी क्रॉप जैसे टर्मरिक के लिए सोइंग विंडो बड़ा नहीं होता, काफ़ी छोटा विंडो होता है इसके लिए, हार्डली 30 days to 45 days ऑफ विंडो। इस 30 to 45 days अगर डिले हो गया इन्हीं सोइंग, देन टर्मरिक क्रॉप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, यील्ड पे काफ़ी असर हो सकता है। सो दैट्स अनदर सीरियस फैक्टर विच वी हैव टू वॉच। सो जब अगर समर एक्सटेंड हो गया देन इट्स अनदर सीरियस सिचुएशन। सो एक चीज़ तो जो मैंने स्टार्ट किया था कि हल्दी अपना रंग दिखाती है, अब स्टेज पे हमने दूसरे पैनलिस्ट पे ही पहुँचे हैं और कैरी ओवर स्टॉक 40 से 20 तो हुआ है, तो आगे यही ब्यूटी है कि जब भी किससे बात होती है तो इंडिया में जो डेटा है वो बहुत ही हम बोल सकते ऑर्गेनाइज्ड है। तो हमने देखा 40 लाख बोरी का स्टॉक, फिर 20 देखा, और जबकि मैं पिछले साल से 2-3 जन से मिला, बोला सर है ही नहीं, माल ही नहीं है हमारे पास। तो ये मंच से ऑब्जेक्टिव यही रहता है, जैसे एनएस ने आज इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है कि जब हम 10 जन से मिलते हैं तो एक क्लैरिटी मिलती कौन कहाँ पे। देखिए ऐसा नहीं कोई गलत है कोई सही है, सबकी अपनी अपनी। आज मैं जिस स्कूल से पढ़ के आया हूँ, मुझे जो चीज़ बताई गई है वो मेरे लिए सही है, आप जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं वो आपके लिए सही है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो कल मैंने एक स्लाइड में दिखाया भी था कि एक अर्बन ग्रोथ और रूरल ग्रोथ, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि अर्बन में हम देखते हैं पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वो हल्दी की तरह दिखती है, मतलब कुछ भी चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे दिख जाती है। बट एक्चुअल जो डिमांड है वो 2 टायर सिटीज़ से आती है। और जनरली मैं बोलता हूँ कि इंडिया में अब डिमांड और पैसा नहीं है, वो है भारत में। क्योंकि आज इंडिया में हो क्या रहा है, हमारे साथ एक हाउसिंग की EMI का भूत पीछे पड़ा हुआ है। तो डिस्पोजेबल इनकम अर्बन में बहुत कम है, पैसा है बट जाता भी उतनी स्पीड से। लेकिन अर्बन की जगह पे अगर रूरल में देखते हैं, काफ़ी बड़े ब्रांड्स अब भारत की तरफ अपना रुख किए हैं। तो गोविंद जी का भी मास्टरी जो है वो रूरल इंडिया प्लस नेशनल तो है ही है डेफिनेटली। तो सुबह मॉर्निंग में जस्ट हमने एक इंटरेक्ट किया था, नासिक से बिलोंग करते हैं और नाम में ही राम है। तो रूरल डिमांड, क्योंकि पहले जो एक स्ट्रक्चर होता था कि यार रूरल डिमांड क्या होती है, लेकिन अब हमको एक चीज़ समझ में आ रही है
कि डिस्पोजेबल इनकम जो हम अर्बन की देख रहे हैं वो धीरे धीरे EMI की लाइफ होने लग गई है, लेकिन रूरल डिमांड आज सबसे बेस्ट है। टाटा का नाम अगर हम लेते हैं तो जूडियो करके एक ब्रांड बना है जो भारत के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पे अभी जो सक्सेस स्टोरी दिखाई देती है तो अब सबको समझ में आता है कि पैसा तो भारत में है। आप ऑलरेडी भारत से बिलोंग हम सब भी करते हैं, बट एज अ कंपनी आप रूरल डिमांड को किस तरह से देख रहे हो और लास्ट 5 साल में क्या बड़ा शिफ्ट ओवर देखा है, पहला चीज़। दूसरा कि ओवरऑल स्पाइस की जो फ्यूचर है अगले 5 साल का डिमांड को लेकर, वो उसमें आपका क्या व्यू है? हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू। रूरल डिमांड की अगर बात करते हैं तो रूरल डिमांड में ही डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ओके, कल नहीं चाहता था, आज चाहेगा, कल और चाहेगा, तो ये डे बाय डे इंक्रीज होने वाली ही चीज़ है, क्योंकि सबको लगने वाली सब स्पाइसेस में यूज़ होने वाला, और सब शुभ कार्य से आपने आते ही बोला कि हल्दी हर एक काम में लगती है, तो ये डे बाय डे इंक्रीज होने का ही चीज़ है सर, और ये होती रहेगी। और अगले 5 साल की अगर बात करते हैं अपन, तो 5 साल में भी ये दुगनी हो जाएगी। ओके, तो अभी आपके हिसाब से जैसे अगर हम हल्दी की बात करें तो भास्कर जी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि पहले अगर मेरी दादी मुझे बोलती थी बेटा हल्दी का दूध पी ले, तो हम नखरे करते थे, बट अब यही आज की नई जनरेशन है। स्टारबक्स में 350 में आती है ना, वो क्या बोलते हैं, टर्मरिक लाटे, नहीं कॉफ़ी तो सब पीते ही है। तो नाम का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बोलते हैं ना वॉचमैन, तो सुनाई नहीं देता, लेकिन मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर कम हियर तो तुरंत आ जाता है। साथ में मखाने, पहले कोई पूछता नहीं था मखाने में, हमको ध्यान है हमारे घर में पूजा होती थी तो थोड़े बहुत मखाने पूजा में हम चढ़ाते थे, बट जैसे ही मखाने के आगे सुपर फूड लग गया तो हमने देखा वो मखाने के भी पर निकल के आ गए कि एयरपोर्ट पे जाओगे तो छोटा सा डब्बा आता है 650-700 रुपये का। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि कमोडिटी के अंदर एक सेलिब्रिटीनेस जो थी वो अभी तक नहीं थी। हल्दी को बेचारे को हम सोचते थे कि किचन में पड़ी है, बट अब जैसे से इनोवेशंस आए हैं, तो आपके हिसाब से ऐसे क्या 3-4 ऐसे इनोवेशंस आप देख रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में जो कहावत मैंने सुनी है NNS के कुछ मीट में, मुझे ऐसा मौका मिला कि MDH के महारथी से मैं मिले थे हम लोग, तब उन्होंने बताया था एक ही एक स्लोगन है, जो दिखता है गलत, जो दिखता है वो तो बिकता है, जो ज़्यादा दिखता है वो बिकता है। तो अभी हम जो देख रहे हैं मार्केट में वो सब चीज़ ज़्यादा दिख रही है इनोवेशंस करके। तो ऐसे क्या चीज़ इनोवेटिव प्रोडक्ट आप कर रहे हैं या आप देख रहे हैं मार्केट में, जो डिमांड को, जो नई जनरेशन है जेन एक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, जेन जी बोलते हैं, तो वो ज़्यादा मसाले की तरफ जा रहा है। आज ऑलरेडी सतीश जी ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें भी हमने देखा कि रात को 12 बजे भी आदमी देखता है भाई मुझे तो संजीव कपूर बनना है, खाली पनीर के टुकड़े डालेगा, काटेगा और बन जाता है। तो ऐसे क्या और प्रोडक्ट इनोवेशंस आप देख रहे हैं? देखो सर, अभी इसमें बहुत सारे कंपनी ने RTE भी निकाले, RTC भी निकाले, और ये अभी समझो कुछ बोल्ड आइटम्स है, पानी पूरी, मखाना वगैरह, वो दाल मखनी, ये सब, और धीरे धीरे ये सब रेडी सब्जी काटो डालो ऐसा ही होने वाला, क्योंकि हाउसवाइफ के पास टाइम नहीं है। एक तो अभी कल सर ने भी बताया कि हम नानी जी किचन में रहती थी 1 घंटा, अभी 15-20 मिनट में खाना बन जाता है, तो ये सब चेंज है। ये तो फ़र्क अच्छा है। मेरी शादी को भी 18 साल हो गए, तो पहले बताया जाता था कि लड़की को खाना आता है, अब चेंज हो चुका है सब सिनेरियो। लड़की को खाना आता है, बट कितना आता है कि पानी उबालो, मसाला डालो और तैयार। तो अब तक हमने समझा कि डिमांड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब हमें पता है सप्लाई क्या आने वाली है, थोड़े बहुत जो हम लोग डिस्कस करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है करना क्या है। तो हमारे साथ मनोज जी है जो मैक्रो पे काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, और हमारे काफ़ी कॉमन ग्रुप है, एथनिक हमारा एक परिवार है, वहाँ पे सुबह पहली इनका एक अपडेट डॉलर पे ज़रूर आता है, उससे हमें पता चल जाता है इंडियन इकोनॉमी हो किस तरफ रही है। तो मनोज जी, आपसे प्राइस पे तो हम सेकंड राउंड में फटाफट ले भी लेंगे, लेकिन आपकी जो पकड़ है सबसे अच्छी वो है मैक्रो के ऊपर। तो मैं समझना चाहता हूँ कि पहला, इंडिया एज ए होल चीज़ें क्या चेंज हो रही है। सेकेंडली, हल्दी के ऊपर जो फंडामेंटल साइड थोड़े बहुत अगर आप उस पर और गहराई से थोड़ा पॉइंट्स बताएंगे तो पब्लिक को भी थोड़ा और समझ में आएगी। मनोज जी। थैंक यू अजय जी, थैंक यू NNS।
देखिए यहाँ पे जो मैक्रो में आपने बात की है उसमें एक जो सबसे बड़ा बदलाव, आपने भारत की बात कही, इंडिया और भारत, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जो 2.25 लाख करोड़ की मसाला की कंजम्पशन है भारत की, और जो CAGR ग्रोथ हम देख रहे हैं 10% ईयर ऑन ईयर की देख रहे हैं। लेकिन जो आपने इंडिया और भारत की बात कही, तो एक जो सबसे बड़ा बदलाव जो डोमेस्टिक कंजम्पशन को यहाँ पे बढ़ा रहा है वो ये है कि भारत में हमने देखा है कि जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग राज्यों में डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो अभी जो टोटल कैश डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है भारत में, वो सारे राज्यों का मिला करके अमाउंट हो गया है 1,90,000 करोड़ प्रति वर्ष। तो टोटल जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 लाख करोड़ का है। और इस कैश डिस्ट्रीब्यूशन से जो सबसे बड़ा असर कंजम्पशन के ऊपर यह आया है कि गांव में जब हम पहले देखते थे कि कई बार लोगों के चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन फ्री अनाज के साथ में जब कैश भी वहाँ पे मिल रहा है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें सबसे पहली जो खाने की चीज़ों में तो मसाले ही होते हैं। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बड़े रूप में बढ़ रहा है। दूसरा, यहाँ पे टियर 3 और टियर 4 जो सिटीज़, जो छोटे शहर जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो यूथ है वो बड़ी मात्रा में माइग्रेट हो रहा है अर्बन की तरफ। और जो इनिशियल इनकम वहाँ पे हम देखते थे कि पहले एनुअल इनकम जो है बिलो 1,50,000 होती थी, तो ऐसा यूथ जब अब वहाँ पे अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, माइग्रेट हो रहा है, तो उनका इनिशियल जो पैकेज है वो समवेयर अराउंड 3 लाख टू 5 लाख रुपीज़ पर एनम है। तो उसमें से भी एक सर्टन अमाउंट जो है वो अपने घर पे भेजते हैं, तो वह भी कंजम्पशन में एक बड़ा रोल अदा कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो कंजम्पशन है वो निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और जिस तरह से हम पर कैपिटा इनकम को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो आने वाले समय में ये भारत के कंजम्पशन को और भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और निश्चित रूप से इसका जो बड़ा जो बेनिफिट है वो भारत की मसाला इंडस्ट्री को मिलेगा। दूसरा, आपने जो एक्सपोर्ट को लेकर के बात कही, तो हम जिस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन देख रहे हैं, अभी जो एक्सपोर्ट मार्केट हमारी लगभग 40 से 45 हज़ार करोड़ की है, और जिस तरह से भारत ने यहाँ पे जो यूरोप के 30 देशों के साथ में फ्री ट्रेड डील किया है, हम गल्फ कंट्रीज़ के साथ में FTA कर रहे हैं, UK के साथ हमारा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में बढ़ेगा। तो ना सिर्फ मसाला इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट, बल्कि एक्सपोर्ट की मार्केट भी जो है आगे यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगी। अजय जी। और अभी हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, हल्दी पे। तो हल्दी में एक जो पिछले, इनफैक्ट मैं 1 साल 2 साल नहीं बोलूँगा, 3 साल, क्योंकि 6,000 वाली हल्दी 20,000 हो जाती है, 20 से 12 हो जाती है, और 12 से वापस हम देख रहे हैं कि 18-19 मार्कर आज ये। तो एक मोमेंटम, उसके पीछे डेफिनेटली प्रोडक्शन है, डिमांड है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं अभी मैक्रो की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कैसा है, वेदर, इसके ऊपर प्राइस आउटलुक पे हम सेकंड राउंड पे आएंगे। देखिए यहाँ पे जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, तो हमने देखा कि पिछले 2-3 वर्षों में उत्पादन में उतनी बड़ी मात्रा में बढ़त देखने को नहीं मिली थी, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है वो लगातार घटे हैं। इस बार निश्चित रूप से यहाँ पे जो सोइंग है वो बढ़ती हुई नज़र आई है, और जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि वहाँ पे यील्ड का जो है इम्पैक्ट रहेगा वेदर को देखते हुए। और अगला जो साल है वो काफ़ी अहम रहेगा, जिस तरह से हम यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो मानसून जो हम कह सकते हैं कि एजेंसीज़ हैं उनके जो फोरकास्ट आ रहे हैं कि यहाँ पे एल नीनो की जो संभावना है वो अगले वर्ष में रह सकती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आने वाले समय में जो अगला जो साल है वो काफ़ी अहमियत रखेगा। लेकिन जो प्रीवियस हम देख रहे हैं कि जो उत्पादन को देखते हुए और जिस तरह से कंजम्पशन बेहतर थे और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो काफ़ी कम है, तो डिस्पाइट कि इस बार यहाँ पे सोइंग ज़्यादा है, उत्पादन भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगले वर्ष भी जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, इसकी संभावना कम नज़र आती है। आपके हिसाब से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना? अगर हम अभी ये क्रॉप ईयर की शुरुआत में बोलें तो समवेयर अराउंड 15 to 20 लाख बैग्स का जो है
वो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होना चाहिए और इस बार का जो उत्पादन है वो 1 करोड़ बैग के ऊपर ही रहना चाहिए। 1 करोड़ के ऊपर, कितना ऊपर? प्लस माइनस 10%, मतलब माइनस तो नहीं कहेंगे, प्लस 10% हो सकता है, डिपेंड ऑन द यील्ड। तो हायर साइड पे 1 करोड़ 10 लाख और बेयर मिनिमम 1 करोड़ यहाँ पे रहेगा। और जैसा मैंने बताया था, मनोज जी का पकड़ है मैक्रोज पे ज़्यादा है, तो एक लास्ट यूएस और इंडिया और जिस दिन से एफटीए साइन हुए हैं, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट पे देखते हैं? बिकॉज एक्सपोर्ट डेफिनेटली हमने काफ़ी अच्छे होते हुए देखे हैं, रुपए की गिरावट ज़रूर है, हम सोचते हैं कि इंडियन रुपी गिर रही है, बट एक तरह से हम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल जो मार्केट शेयर है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो एक तो रुपए की गिरावट और दूसरा ये जो एफटीए साइन होना और यूएस इंडिया की ऑलमोस्ट इंटरिम डील होना, इससे कितना बड़ा मार्केट इम्पैक्ट करता हुआ दिखता है? देखिए, जहाँ तक जो यूरोप के साथ में एफटीए हुआ है, इसका बेनिफिट हमको अगले 1 से 1.5 वर्ष में दिखना शुरू होगा और ये लंबी अवधि में ना सिर्फ मसाला उद्योग बल्कि भारत के जितने भी जो उत्पाद हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि लैंडमार्क जो डिसीजन है वो रहेगा, क्योंकि इसके लिए एक्सपोर्ट जो होने वाले उत्पाद हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद हो या इंजीनियरिंग उत्पाद हो या और भी हो, तो उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा पॉजिटिव जो है कदम रहेगा। भारत और अमेरिका की जो भी ट्रेड डील हो रहे हैं उसमें इफ्स एंड बट्स यहाँ पे लगातार बने रहेंगे। जिस तरह से जो हम मूड यहाँ पे देखते हैं यूएस प्रेसिडेंट का जो पल पल में बदलता है, तो उसको देखते हुए जो ट्रेड डील है वो भी वॉलेटाइल रहेगी 2028 तक। वहाँ पे जो है ऊंच नीच होती रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ पे उसका फ़ायदा भारत को मिलेगा। जहाँ तक करेंसी का सवाल है, डील होने के बाद हम लगातार देख रहे थे कि ये रुझान आ रहे थे कि जो रुपया है वो वापस मजबूत होकर के 84 तक आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी ओवरनाइट होने वाला नहीं है। अभी रुपये में बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारी रशिया के साथ जो ऑयल परचेस एग्रीमेंट थी उसके चलते हम सस्ता तेल ले रहे थे। अब अगर हम यूएस से तेल लेंगे तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रुपी का जो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो जो एक्सपोर्टर्स है उनको रुपी के एंगल से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कि अभी यहाँ पे मैक्सिमम जो 88.50 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ होगी और डाउन साइड में अगर यहाँ पे अगर हमारा जो ज़्यादा ऑयल का इंपोर्ट यूएस से रहा तो हम हो सकता है कि वहाँ पे 93.5 94 तक भी जाते हुए देखें। तो एक्सपोर्ट के एंगल से रुपी में डेप्रिसिएशन यहाँ आने वाले समय में बना रहेगा और वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद ही होगा। सो मोटा मोटी 94 तक का लेवल हम देख मान सकते के हैं। चलते हैं। चलिए, अगले हमारे पैनलिस्ट है अमित। तो मैं पहले सोचता था खाली अमित नंबर्स पे इसकी पकड़ अच्छी है, बट कल एक समझ में आया कि गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं ये, तो कल बिल्कुल बहुत ही अच्छा गाना आपने गाया। तो अमित जी की जो पकड़ है वो नंबर्स पे बहुत अच्छी है, चार्ट बहुत बारीकी से देखते हैं और काफ़ी पैनल पे मेरे साथ भी रहे हैं, मनोज जी के साथ। तो हम एथनिक परिवार से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। तो बहुत बार हम पूछते हैं कि एक वो होता है ना नंबर, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं नंबरी, तो वैसे है नंबरी आदमी है ये, जो नंबर बोलते हैं वो परफेक्ट आते हैं। तो यहाँ से हम प्राइस आउटलुक लेके चलते हैं। तो हल्दी तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहा, कल आपके प्रेजेंटेशन में भी हमने चार्ट्स देखे थे और हमारा डिस्कशन भी हुआ था। तो मैं आपसे पहला कि अभी सामने क्रॉप भी है, तो एक अगले शॉर्ट टर्म में समझिए 2 महीने में एक क्या व्यू बनता है और एक ये साल भर के लिए मुझे आपसे चाहिए कि नीचे में क्या सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर में क्या व्यू है, लेके बेचे या बेच के ले, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे हम लॉन्ग टर्म की बात करें। अमित जी। जी, थैंक यू अजय सर और एनएनएस की टीम को भी थैंक यू। ओवरऑल देखा जाए तो हल्दी का मूवमेंट जो है लास्ट 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा रहा। 6550 6450 के आसपास से चली और लगभग 11,000, उसके बाद फिर नया हाई 20,400 के आसपास और अभी देखा जाए तो 15,090 जो है इसका क्लोजिंग रहा। अगर हम रेंज की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं 15-20 दिनों की ही बात करें तो मेरे को ओवरऑल इसका जो 200 दिन का एवरेज है 14,400 रुपये का है। 14,400 जो कि टेक्निकल में काफ़ी अहम रोल 200 दिन का मूविंग एवरेज प्ले करता है, तो उस पर भी खास तौर से नज़र रखनी चाहिए ट्रेडर्स को। तो अभी हाल फिलहाल 14,400 से मेरे को लग रहा है एक बार वापस मार्केट पलटेगा
15,000 के करीब, और लगभग 14,800 के आसपास का इसने बॉटम अभी 1-2 दिन में बनाया। तो 14,400 से रिवर्सल मेरे को लग रहा है ये शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, और भाव वापस 16,700 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। तो 14,400 पे नज़र रखें, वो लेवल होल्ड किया तो एक बार 16,700 का भाव मिलेगा। थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर हम बढ़ा देते हैं 1 से 2 महीने का व्यू, तो फसल की आवक जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका प्रेशर भी नो डाउट प्राइजेस पे पड़ता ही है। तो अगर आवकें बढ़ती हैं किसी भी तरीके से तो नीचे में 13,200 का भाव भी देखने को मिल सकता है। तो 1 से 2 महीने के लिहाज से अगर हम बात करें तो लगभग 13,200, और फिर उसके बाद मेरे को लग रहा है 19,000 के आसपास के भाव भी इसमें देखने को मिलेंगे। ये 19 का 2-3 बार हमने देखा तो लग रहा है कि 19-20 के लेवल टूटते हुए दिख रहे हैं चार्ट पे आपके। थोड़ा सा जैसे ही आवकें कम होगी मेरे को लग रहा है, मान के चलिए अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल के बाद इसमें मोमेंटम बनेगा। और जैसा कि इसमें तेज़ी की जो साइकिल होती है वो अप्रैल के बाद से ही शुरू होती है और लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास तक चलती है। तो मेरे को लग रहा है प्राइजेज़ अभी हाल फिलहाल जो 19,000 20,000 के भाव हैं वो मई के आसपास ब्रेक हो सकते हैं, और ऊपर में 20,000 का भाव मेरे को लग रहा है जल्दी दिखाई देगा। प्राइजेस 20,000 का जो जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो पहला पॉइंट इसका 24,000 के आसपास का रहेगा, और फाइनल अगर हम पूरे ईयर की बात करें तो 27,000 के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। अमित जी को रुकना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट आप टाइमिंग मैंने इनसे नहीं पूछा, इन्होंने खुद बोला मई मंथ। भास्कर जी ने भी एक चीज़ बताई, वो था मानसून। देखिए मैं कोई फंडामेंटल या टेक्निकल और डेटा को एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो कड़ी आप जोड़ो। फंडामेंटल भी ये बोलता है इस बार मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो 45 मिनट का भास्कर जी बता भी रहे थे कि ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ आगे पीछे हुआ तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ेगा, बट उसी इम्पैक्ट को अगर हम मोनेटाइज करना चाहते हैं या उसको नंबर पे, रोड पे गाड़ी भाग रही है, रोड को देखकर आप स्पीड नहीं बता सकते हो, उसके लिए स्पीडोमीटर चाहिए और उसके लिए अमित चाहिए। तो अमित ने उसी चीज़ को पकड़ा है कि मई में ऐसा लग रहा है कि ये 19,000 का लेवल टूटता है तो ऊपर में 24,000 पहला लेवल है, और उसके बाद मेरे को लग रहा है 27,000 के भाव भी। दोनों चीज को जोड़कर आप ये देखो कि अगर मई में जो भास्कर जी बता रहे हैं कि मानसून में अगर कुछ होता है और स्टॉक टू हमने देखा थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल पे ही है, तो ये दोनों चीज जुड़ रही है। तो ध्यान रखिए मई मंथ सोइंग के नंबर्स क्या आने हैं, मौसम क्या रहना है। अगर ये लेवल टूटा तो ऊपर में 24,000 पहला लेवल, फिर 24,000 से 27, लेकिन वो समय लगेगा। ठीक है, ओवरऑल ये साल के लिए, हाँ प्लीज कंप्लीट करिए। हाँ, ओवरऑल अगर जैसा कि जब ये मैंने जो हिस्ट्री रिपीट हुई है, जैसे 6450 से जब मार्केट चला था सीधा वन शॉट 11,000 रुपये हुआ था, तो ये जो पैटर्न है वही पैटर्न मेरे को चार्ट पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मैं ये इतने ऊपर के भाव इसमें बता रहा हूँ। बट उस टाइम पे हमने भी देखा कि जब 6400 से चला हो 11,000, मुश्किल से 3 या 4 महीने इसने लिए होंगे, क्योंकि वन शॉट ये सीधा सीधा चला था। तो लेकर काम करे या बेच कर ले? मेरे को लग रहा है लेकर ही बेचना चाहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी 200 दिन के आसपास प्राइजेस है, अभी भी जो लेंगे 14,400 जैसा कि मैंने बोला, तो लेकर बेचना है। ओवरऑल रेंज में पूरे साल की बता देता हूँ, मैक्स टू मैक्स अगर ज़्यादा प्रेशर मार्केट में आता है तो 12,500 रुपये का एक बेस मेरे को लग रहा है हेल्दी में बनता हुआ नजर आएगा, और ऊपर में 24 और 27, ये ओवरऑल साल का सिम्टम में मैं ये बोल सकता हूँ 12,500 का आपके हिसाब से पूरा बेस बन चुका है, लेके काम करना है। मई मंथ को ध्यान रखना है, जहां पे 19 साढ़े 19 का लेवल अगर टूटता है तो आराम से आप 24 का लेवल देख पाओगे, और थोड़ा मोमेंटम बढ़ा तो ये साल में आप 27 तक का लेवल देख सकते हैं। बिल्कुल, एग्री का मार्केट जैसा कि सभी को पता है मोमेंटम का मार्केट है, जैसा हमने बाकी चीजों में भी देखा, जीरा 24,000 से सीधा सीधा 65,000 रुपए। बिल्कुल, तो ये मोमेंटम है, फंडामेंटल धीरे धीरे आ जाते हैं तो प्राइजेस एडजस्ट हो जाता है। तो मोमेंटम जैसे ही बनेगा प्राइजेस में बढ़ेगा। तो बिल्कुल एक चीज प्योरली पूरा क्लियर है। मैं एक मनोज जी से भी इस पे फाइनल एक टेक कि प्राइस जैसे अमित जी ने बताया, शॉर्ट टर्म और पूरे साल भर का रेंज, और लेके बेचे या बेच के ले? देखिए यहाँ पे पिछले साल फरवरी के महीने में जो भाव थे वो 13,300 के आसपास थे हल्दी के। उसके बाद हमने इसमें जो लो बनते हुए देखा था मार्च महीने में 11,138, वहाँ से भाव चले जो 19,050 का हमने हाई बनाया, और जो लो बना था लगभग वो लो फिर मार्केट यहाँ पे टेस्ट करता हुआ आया अक्टूबर महीने में 11,620 का। तो मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाई, और उसके बाद हम वापस जो है अपसाइड इसको जाते हुए देख रहे थे। 18,000 के ऊपर कीमतें फिर निकलती हुई नज़र आई। 19,050 का हमने हाई देखा जनवरी महीने में।
तो ये साल मेरा मानना है कि यहाँ पे मार्केट कहीं भी जो बेस है इसका 13,700 से 12,800 की रेंज में बनता हुआ नज़र आएगा, और ये मार्च अप्रैल के पहले हो जाएगा, अप्रैल एक्सपायरी के पहले। तो ये जो रेंज है यहाँ पे इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी और लेके ही बेचना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म की रेंज है वो 12,500 से यहाँ पे 16,650 तक की लगती है, और लंबी अवधि में जो पूरे साल भर की अगर मैं बात करूँ तो 16,650 के बाद यहाँ पे जो अगला लेवल रहेगा 18,200 का, और उसके ऊपर ब्रेकआउट आने पर हम 20,000 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो पूरे जो साल भर की रेंज है वो नीचे में 12,800 और ऊपर में 20,000 ये लगती है। 11,500 का इसमें एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए वीकली क्लोजिंग। अगर 11,500 के नीचे मार्केट क्लोज देता है तो फिर इसमें एक बार तेज़ी को हम सोचें कि इसमें तेज़ी ख़त्म हो चुकी है। ऊपर में 20 आपने पकड़ा है, तो जो अमित जी बोल रहे 24 और 27, उसमें कितना आपको ऐसा लग रहा है फैक्टर टेक्निकली आपको कि कितनी पॉसिबिलिटी? देखिए टेक्निकली जो इसमें ऑल टाइम हाई है 20,400 के आसपास का, अगर मार्केट उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम 27,000 के जो स्तर अमित बता रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम वेव काउंट एनालिसिस करते हैं तो जो प्रीवियस हाई का अगर ब्रेकआउट होता है और जो उसने जितना डाउन साइड देखा है उतनी रेंज उसमें ऊपर के लिए खुल जाती है, जिस तरह से हम कप एंड हैंडल पैटर्न की जिक्र करते हैं टेक्निकल में। तो 20,400 के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट होकर मार्केट सस्टेन करेगी तो फिर वहाँ 27,000 तक भी मार्केट के जाने की संभावना रहेगी। लेकिन हम 20,000 के स्तर पर फंडामेंटल को रिव्यू करेंगे, इसलिए अभी एकदम से 27,000 के टारगेट इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि कई बार उसमें बड़े लक्ष्य को देखते हुए जो स्टॉकिस्ट है वो फंस जाते हैं। तो एक बार 20,000 के स्तर पे मार्केट को रिव्यू करें, और अगर आपने नीचे के स्तर पे माल लिया है तो वहाँ पे थोड़ा मार्केट जो है 20,000 के आसपास आए तो मुनाफा वसूली का लक्ष्य भी रखें ताकि आपको वहाँ पे लॉस होने की संभावना कम रहे। तो जो चीज़ रेंज समझ में आई वो नीचे में 11.5, तो आप एक डॉट बना लीजिए। 11.5 के नीचे गया तो चीज़ें खराब है, नहीं तो 12.5 से 13 का एक बेस मैं मान के चलता हूँ। मनोज जी से जो समझ में आई 16.5 का लेवल इमीडिएट में एक कैप रहेगा। अगर ये टूटता है तो ये सीजन में हम ऊपर में 19,500 से 20,000 तक का लेवल देखेंगे, बट टेक्निकली जो वेव दिखा रहा है 20 के ऊपर जाता है तो फिर हम एक गुंजाइश बनेगी 27 तक। लेकिन गोविंद जी यहाँ पे तो हम मार्केट के हिसाब से हो गए, आपके हिसाब से खाली वन वर्ड में एक लेके बेचना चाहिए या बेच के लेना चाहिए, आप अपने हिसाब से क्या रणनीति आप बना के चलोगे? मेरे हिसाब से लेके बेचना चाहिए। और रेंज में अगर नीचे ऊपर में अगर पूछूं तो? नहीं, रेंज अभी सर ने भी बताया, अमित जी ने भी बताया कि ये रेंज 12,000 से 14,000 15,000 के बीच में अगर थोड़ी दिन चली तो शायद स्टेबल होगा, फिर मानसून और ये सब पकड़ के ऊपर भी जा सकता है। मे बी अमित जी और ने बोला ऊपर में क्या रेंज अपन पकड़ के चले? 270 तक तो बोल नहीं, वो तो उनका रेंज है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से 250 270 तक। तो आपके हिसाब से अगर 12-15 के बीच में आता है तो आप आराम से एज ए कंपनी में बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लेना प्रेफर करोगे? Yes, बिल्कुल। और आपको लगता है लेकर ही चलना चाहिए ये साथ में? भास्कर जी सेम आपके यही कि ये साल का आपको क्या रेंज लग रहा है, कहाँ पे एज ए कंपनी आप लेना प्रेफर करोगे और लेकर बेचे या बेच के ले वो तो आपका बेच के लेना तो है ही नहीं, लेकर के ही चलना है आपको। तो देखिए मेरे हिसाब से तो इसको 2 बकेट्स में डिवाइड करना चाहिए। एक तो अभी फ़िलहाल जो करंट अराइवल सीज़न जो रहेंगे उसका अंटिल मई, तो मई तक वेट एंड वॉच, मैं तो वही बोलूँगा। तो मई तक वेट एंड वॉच, लेकिन नीचे में क्या बेस पकड़ के चल रहे हैं? नीचे में मुझे ऐसा लगता है कि हमने पिछले 2 साल अगर देखा जाए तो वी ऑलवेज सीन 120 एज अ बॉटम, एंड वो 120 लेवल से हमेशा ऊपर आया, बाउंस बैक हो गए। तो 2 साल उसने क्लियर ट्रेंड दिखा दिया हमको, टेक्निकल भी जो भी हो और फंडामेंटली भी। इसका मतलब ये कि सपोर्ट लेवल्स आर वेरी क्लियर एट 120, तो आई डोंट सी एनीथिंग बिलो दैट लेवल। फिर उसके बाद और ऊपर में अगर हम अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे आपको, ऊपर में क्या लेवल लग रहा है आपको शॉर्ट टर्म में और मई के बियॉन्ड में? देखिए अगर फंडामेंटल सपोर्ट मिल गया, जो भी मानसून को लेके वॉटएवर, जो पाइपलाइन भी टाइट चलने वाला है और ऐसा कोई अल्टरनेट है ही नहीं इसके लिए, टर्मरिक के लिए, तो जो हमने स्काई रॉकेट जो देखा है या नहीं तो न्यू पीक लेवल जो देखा था, जैसे कि जीरा में देखा था हमने, अभी जो कश्मीरी चिली में जो देखा है, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो एनीथिंग को हम ना नंबर में करें वो ज़्यादा अच्छा है। नंबर में तो मैं नहीं बता पाऊंगा ठीक है, तो बट विल सी डेफिनेटली। चलो ठीक है, नंबर में मत बताओ,
मेरे पास दो नंबर है, एक 20 है और एक 27 है, किसके पास जाना चाहोगे आप? In fact, much higher than that. चलिए देखिए, मॉडरेटर का काम यही होता है, नंबर पे नहीं लाए लेकिन कैसे लेके आना है। तो 20 है, 27 है, मच हायर है। तो राकेश जी, आपके हिसाब से क्या रेंज रहना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन था, इस साल शॉर्ट सेल गलती से भी नहीं करना है, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी है। और रेंज पूछेंगे तो जैसे अप्रैल, मई एंड जून विल बी वेरी क्रूशियल, मतलब ये 3 महीने में पूरा साल का मतलब आपको क्लैरिटी हो जाएगा क्या प्राइस ट्रेंड रहेगा। हाँ, जैसे भास्कर जी बोले, इवन मेरा भी वही सपोर्ट है, 120, 125 इज द बेस्ट प्राइस। आप 140 में एंट्री मारो, धीरे धीरे हर बाइंग मतलब हर प्राइस में बाइंग करते जाओ। और इनकेस कोई भी डेविएशन होता है प्राइस मतलब क्रॉप सोइंग में, मानसून में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वी कैन सी द न्यू प्राइस इन टर्मरिक। ह्यूज तो देखो हमको समझ में आ गया, मैं क्या गाड़ी चलाता हूँ ना, तो रोड देखकर मेरे को स्पीड नहीं समझ में आती है, वो डैशबोर्ड पे नंबर आता है, नंबर थोड़ा बता दीजिए। नहीं, नंबर एक्चुअली अभी मतलब हायर साइड बोलना बहुत टफ रहेगा, बिकॉज क्या होता है कि उस भाव में जैसे मान के चले 160-170 पे 120 भी होता है ना, सोइंग में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के लिए। तो जैसे मान के आप बता रहे थे 200 का भाव में कितने लोग बाइंग करेंगे, दैट इज क्रूशियल फैक्टर। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी अपना हैंड टू माउथ कंडीशन में आ जाएंगे, तो टफ जो चलिए आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, मेरे पास 200 का भी भाव आया है, 270 का भी आया है और उसके ऊपर के भी आए हैं, आप कहाँ पे हो? 222 उस रेंज पे आई थिंक एक बार मार्केट आनी चाहिए, मतलब टिल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उस रेंज 280 20-30 के आसपास एक बार मार्केट रिएक्ट करना चाहिए। ओके। और नीचे में जैसे अभी आपने बताया, नीचे 120 इज द बेस्ट, मेरे को वो लग रहा है। वो भी थोड़ा टफ भी लग रहा है जिस तरह से मार्केट सेंटीमेंट बन रही है, क्योंकि 120 यदि सबको लगा सब कुछ जाएंगे 120 में, हो सकता है 1-2 दिन के लिए 120 में भाव में माल मिले, फिर भाव दोबारा एक अप ट्रेंड दिख सकती। बिल्कुल। तो देखिए, ये पैनल से मेरा आउटलुक बताने का यही था कि हम एक नंबर पे अराइज हो। तो अब तक हमने समझा कि सप्लाई पाइपलाइन जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कैरी ओवर स्टॉक है वो इम्पॉर्टेंट है, पाइपलाइंस एम्प्टी है, अब वो कितनी जल्दी भरती है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 200 के भाव पे इन्वेंट्री बढ़ना और 110, 120 पे बढ़ना वो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, हमने यहाँ पे देखा कि कहीं ना कहीं नीचे में 120, 130 का रेंज ऐसा निकल कर आ रहा है जो एक ग्राउंड बहुत मजबूत देता है। तो मतलब ये तो हमने पिछले साल भी देखा ही था। दूसरा, ऊपर में 16.5 एक शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं, क्योंकि मई में सोइंग और मानसून कैसा रहेगा ये निकल कर आया पैनल से। हाँ, ऊपर में 20 का आंकड़ा ऐसा बन चुका है, क्योंकि पिछली बार भी 20 का लेवल देखा था। अगर ये 20 का लेवल टूटता है तो हमने 24 बोलो, 27 बोलो, या उसके मच हायर भी हो सकता है। मैंने भी जो चार्ट कल अमित ने बताया था वैसा ही कुछ चार्ट है, और हमने देखा 2010 में भी यही लेवल टच किया था और यहाँ पे यह अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 20 का आंकड़ा टूटता है तो 28 तक का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन एक कहावत है ना, सुनो सबकी करो मन की। तो ये पैनल से मैं कोशिश यही कर रहा था कि हम समझे कौन से ऐसे डॉट है जिसको कनेक्ट करे, क्योंकि टेक्निकल तो बोलेगा आपको 280, 300 भी आएगा, बट उसके पाँव जमीन पे होने चाहिए। तो जमीन मेरे को 120 की दिखाई देती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं अमित से पूछना चाहता हूँ। अमित, एग्री और टेक्निकल चलता है क्या? ये करता तो मैं भी वही हूँ 20 साल से, लेकिन सबके मन में रहता है कोई बहुत, अरे यार तुम लोग यार इतने फंडामेंटल, बारिश, ये सब हम देखते हैं, तुम ये क्या चार्ट पे लिख लिखोड़े करते रहते हो? क्या ऐसे फैक्टर्स है जो हम टेक्निकल पे, मतलब फंडामेंटल वाले जो क्रॉप देख रहे हैं, टेक्निकल से क्या ऐसे सीख लेके जा सकते हैं? क्यों देखना चाहिए हमें टेक्निकल? बिल्कुल सर, टेक्निकल आवाज़ आती है? टेक्निकल में 2009 से जो है NCDX में यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा, मैं तो ये बोलूँगा कि MCX से भी बढ़िया टेक्निकल NCDX में काम करता है। तो मैं जो भी लोग चार्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल उनको यूज़ करना चाहिए। और इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मैं मेनली फिबोनाची रिट्रेसमेंट और RSI यूज़ करता हूँ। तो फिबोनाची का जो रेशियो है वो मेरे को लग रहा है 80 से 90% जो है वर्क करता है। तो इंडिकेटर्स मार्केट में और NCDX में बहुत अच्छे से काम करते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक सिंपल बताता हूँ, हम लोग घर पे जाते हैं तो घर का रास्ता तो सबको पता ही है, बट आप में से कितने जन गूगल मैप फिर भी लगा लेते हैं? कभी कभी कोई लगाता है? लगाते हैं, देखो गुप्ता जी भी लगा रहे हैं और सभी लगा रहे हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखिए, जब घर का रास्ता तो पता है, बट जब गूगल मैप लगाते हैं तो गूगल मैप हमें टाइम
और डायरेक्शन साथ में बता देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर का पता नहीं पता है, लेकिन गूगल मैप एक एड ऑन का काम करता है जो आपको बता देता है कि 25 मिनट नहीं, आज आपको 40 मिनट लगने वाला है। और अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप गलती से राइट की जगह लेफ्ट भी ले लेते हो तो वो बेचारी मैडम गुस्सा नहीं होती, जैसे मैडम गुस्सा नहीं हो रही है, टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, वो बोलती है कि आपको दूसरे रूट से भी मैं गोल पे पहुंचा दूंगी। तो आज का टर्मरिक पैनल पे मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे ना कैसे नंबर मैं इनसे निकाल के लूँ, वो निकालने की कोशिश की है। होप सो आपको ये पैनल अच्छा लगा होगा। इनकेस कुछ सवाल है तो हम 2 सवाल अभी ले सकते हैं, बाद में लंच पेट पूजा में भी हम कमोडिटी को ही खाने वाले हैं, तो वो कमोडिटी भी वेट कर रही है। तो धन्यवाद अजय सर, जैसा कि आप भी हमारे साथ ही हैं तो एक बार आपका व्यू भी हम लोग जानना चाहेंगे। क्या रेंज, एक बार रेंज बता दीजिए। मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे ही दिए थे और मेरा अभी भी बोलना है, प्लीज़ 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 ये जो कमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है उसको लाइटली मत लेना, क्योंकि जो आपके टारगेट आप सोच के चल रहे हो उसके बियॉन्ड होने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल पैसा मार्केट में आ रहा है। मैं भी अमित के साथ ही हूँ। मुझे लगता है कि जो अपन सोच रहे हैं कि नीचे में 11-12, मुझे लगता है वो भी डाउटफुल है लेने के लिए, क्योंकि एक सिमिलरिटी ये है कि पाइपलाइन खाली है और एफएमसीजी कंपनी के जो टारगेट्स है पॉपुलेशन को देखते हुए ये बढ़े हैं। खाली मैं ये बोलता हूँ डार्क स्टोर ये सब बढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि नीचे में 130 एक बेस बनना है। ऊपर इस बार जैसे ये 200 का भाव टूटा, जो सब सोच रहे हैं कि हल्दी हाथ जलाएगी, ऐसा होगा, आप मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर ये 200 के ऊपर थोड़ा भी होल्ड करता है, फेज बैनर में जाएगा, बट मुझे लगता है 280 का भाव आराम से दिखाएगा। और मेरा ये खाली टेक्निकल पे नहीं है, फंडामेंटल पे है, क्योंकि डिमांड का सिनेरियो टोटल चेंज हुआ है और फाइनेंशियल पैसा कमोडिटी में आया है जो मार्केट में बहुत मूव करेगा। थैंक यू। Thank you very much, sir, for a wonderful session on turmeric. Okay, yes, okay, fine. बुलंद है आवाज, भरत भाई की बुलंद है आवाज। बैग्स में बताऊँ जी, लास्ट ईयर लगभग कैरी फॉर्ड का 35 लाख का पकड़ रहे थे, एंड विद अ क्रॉप ऑफ क्लोज टू 1 crore 25 lakhs का almost. Last year. Sorry, it was less than one, yes. It was less than one. On that, we are taking an increase of 30% now, or 25%, which is coming to be close to 1 crore 15 lakhs bags के आसपास आ रहे, ठीक है। तो with a carry forward of another 15 to 20 lakhs bags only. So net to net actually it's coming more or less same, close आ रहे, tight है, या नहीं तो प्लस 5 lakhs to 10 lakhs bags का दिखाई दे रहे प्लस, बस वही है। सर एक्चुअली बताऊँ इसमें क्या था कि लास्ट 2-3 ईयर्स जो भी हुआ है उसमें हमें जो कैरी ओवर स्टॉक ऑलवेज सपोर्ट किया है। जैसे बहुत सारे हम लोग कभी हम लोग काउंट नहीं करते, मतलब इंडिया में रफली 10 लाख बैग जो होता है डेड स्टॉक रहता है। इस साल क्या हुआ पूरा, मतलब आप मान के चलिए दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर सब जगह पर, रायपुर में भी सब माल कट चुकी है। तो वो जो कैरी ओवर स्टॉक जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो अभी जो फिगर मान के चलिए हम लोग 120 के पास हुआ, कोई स्टॉकिस्ट यदि होल्ड कर लिया माल तो रेट उछल सकता है। तो दैट इज द रीज़न कि 120-30 इज द बेस, ऊपर का तो सर स्काई इज द लिमिट। नहीं बस इसमें एक चीज़ है, जैसे 56 लाख का इससे पहले पिछले साल का आप 80 बोल रहे हैं, इनका 1 है, मार्केट में जो चल रहा है 75 से 80 है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबकी अपनी अपनी भावना है क्या कैरी हो रहा है, बट मुझे मालूम है जिस दिन अपन 60 लाख बोलो या 56 लाख बोरी का बोले, वो टाइम पे हम मार्केट में चल रहा था करीबन 1.2 का कैरी चलता था, कि 1.25 के आसपास का कैरी चल रहा है। अगर आपका डिमांड अगर 1 करोड़ भी जा रहा है तो 3 साल का 3 करोड़ तो गया आपका। अब उस पर 3 साल का जो प्रोडक्शन है, चाहे 60 पकड़ो 80 पकड़ो,
60 और 80, 140 बराबर। इसमें अगर एक भी जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं जो कैरी ओवर आ रहा है इस बार का, ठीक है मेरा कैलकुलेशन अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, लेकिन कुल मिलाकर 3-4 ऐसी कमोडिटीज है जिनका स्टॉक टू यूज रेशियो बहुत सीवियरली लो। और जैसे राकेश जी ने बोला डेड स्टॉक, आप ये मान के चल लेना ये नंबर अभी नहीं छपेंगे, लेकिन साल 2 साल में जो 2021-22 में देखा था, 2001-2 में देखा था कि नए मॉल्स आए थे तो सेल एक बार स्पाइक होते हुए दिखी थी, लेकिन वो डेड स्टॉक जो है वो वापस खपत में नहीं आता है कभी भी। तो मेरा अभी भी मानना है कि प्रोडक्शन भले ही आप 1 का भी मान के चलो, लेकिन कैरी में हम लोग कहीं ना कहीं बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं वो तो देखो एक चीज पक्की, इस बार एरिया बढ़ा है, 40% भी बोलने में आ रहा है, लेकिन उसका कैलकुलेशन ऐसा है 35-40 ऊपर में और 20 से 25 ऊपर से नीचे में। तो कुल मिला के पहले 1-10 का जो क्रॉप देख रहे थे, अब मान के चल रहे 1 के नीचे नीचे आना चाहिए, या लगभग अगर 1 भी पकड़े 1 और 20, 1-20 के आसपास अपना 1-20-25 के आसपास टोटल अपना सप्लाई होना चाहिए, उसके अगेंस्ट 1-10 के आसपास का कंजम्पशन है। लेकिन कुल मिला के 10 लाख का जो कैरी है उसमें सबसे बड़ा तड़का जो लगाने वाला इस बार का मानसून और फार्मर है, क्योंकि इधर थोड़ा भी हमने जो प्रोमोगेनेट पे शिफ्ट होते हुए देखा है ना, वो इमीडिएटली वापस हल्दी पे कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट है। बाकी भी क्रॉप हमने नॉर्थ में देखा है, तो ये जो अप्रैल मई जून वाला पीरियड रहेगा इसमें मौसम, फार्मर और प्राइस इंपैक्ट करेगा। बट हाँ, जो बाकी सिनेरियो मैक्रो दिख रहा है वो डिमांड साइकिल को बहुत ज़्यादा ट्रिगर आउट कर चुका है। तो आई होप और किसी का कुछ सवाल है तो हम ऑफ द राइस ले सकते हैं। थैंक यू।